ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल हम देख रहे थे कि इशू प्रोसीजर में ये मटेरियल इशू करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब क्या कि इशू करते वक्त भी तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कुछ प्राइस पे। तो वो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए हमने? शुड वी रिकॉर्ड जो पहले आया था उसको पहले इशू करना चाहिए, या जो लास्ट आया था उसको पहले इशू करना चाहिए, या एवरेज बेसिस पे करना चाहिए? तो अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है, हेडिंग दो आप नया, मतलब इसके नीचे वैल्यूएशन ऑफ इश्यूज। नहीं, वो नहीं लिखा है आपने, करेक्ट। अब इसको ये जो लिखा है आपने पहले वाला फिजिकल कंट्रोल, उसके नीचे अब लिखो वैल्यूएशन ऑफ इश्यूज। वैल्यूएशन ऑफ इश्यूज, वैल्यूएशन ऑफ इश्यूज। विश्वजीत, नींद हो गई क्या? यस बोल रहा है। वैल्यूएशन ऑफ इश्यूज। हाँ, बाद में चेक करते हो। सलोनी टाइम पे आई आज, फर्स्ट टाइम मतलब। और वो भी सलोनी शायद इसलिए ना, क्योंकि मैंने मतलब हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, इसलिए टाइम पे आई ना। और आज तुम हो क्लास में। शायद सलोनी मैंने तुमसे पहली बार मैसेज देखा है क्लास में, बहुत दिन में। हाँ। ओके, चलो मैं क्या क्या मेथड्स देखते हैं। फाइन। होमवर्क कौन सा, ये 32 था ना, छोटा सा। एक सेकंड का था, बाद में करते चेक। मेथड्स, वैल्यूएशन ऑफ इश्यूज के मेथड्स देखो। पहले को कॉस्ट प्राइस मेथड्स, तीन पार्ट्स करेंगे उसके। कॉस्ट प्राइस मेथड्स एक्चुअली चार है, बट हमें पहले दो ही रिलेवेंट होते हैं वैसे। कॉस्ट प्राइस मेथड्स एक काम करो, बाद में ऐड करो, मतलब नीचे के पार्ट्स आप मुझे सिर्फ बोलो। जब यहाँ पे सोलर पैनल्स को बारकोड था, बारकोड, तो मुझे बोला हमें कुछ अज्यूम करना पड़ रहा था क्या, कि किस में से गए होंगे या ऐसा कुछ? अच्छा, कल का क्वेश्चन याद है क्या पहले तो? ऐसा, हाँ करेक्ट। 150 यूनिट्स, मतलब 150 यूनिट सेपरेटली लिए थे। और जब हमने 30 यूनिट्स इशू किए थे तो हमें क्वेश्चन ऐसा था कि वो 30 रुपए पे करे या 35 पे करे। तो करेक्ट, जब उसके बारकोड्स थे तो हमें क्लियरली दिख रहा था कि वो 30 में से कितने 30 रुपए वाले हैं और कितने 35 रुपीज वाले हैं। राइट, मतलब कहने से स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाज पॉसिबल देयर। पहला मेथड जो होता है, मतलब देखना है हमें कॉस्ट प्राइस मेथड्स में, दैट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन या स्पेसिफिक प्राइस मेथड। सेकेंड इज गोइंग टू बी व्हेन वी अज्यूम्ड, पहले जो आएगा वो पहले आउट होगा, सो फीफो। थर्ड इज लीफो, मतलब जो लास्ट में आया वो पहले आउट होगा। देखेंगे डिटेल में इस सबको। ठीक है, आपने अकाउंट्स में शायद सीखा होगा पहले, राइट? राइट। देन वी हैव टू सी समथिंग कॉल्ड एज बेस स्टॉक मेथड। बट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। क्यों? क्योंकि अगर मिल्क या केमिकल जैसे प्रोडक्ट्स है तो उनका फीफो या लिफो के बेसिस पे करने में इट इज नॉट दैट लॉजिकल। सो नेक्स्ट इज एवरेज प्राइस मेथड्स। अकाउंट्स में ना, हाँ, उसमें वन विल बी सिंपल एवरेज विच विल नेवर यूज। Second will be weighted average, which we will use many times. सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, ये वर्ड्स आपको आई होप याद है मैथ से, है ना? नहीं नहीं है, पता है मुझे। मार्केट प्राइस मेथड्स, नहीं नहीं याद है तुम्हें, पता है मुझे याद था। मार्केट प्राइस मेथड्स में फर्स्ट इज
रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, देखेंगे एक एक करके। रिप्लेसमेंट वैल्यू, सेकेंड इज रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड एंड रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। एंड अब फोर्थ पार्ट है, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आप चार्ट ही ऐसा बनाओ कि फोर्थ भी पार्ट के लिए जगह चाहिए आपके इसमें। अरे मैं इसीलिए बोला कि ये पहले मतलब बाद में लिखो। ऐसे करो। नोशनल, नोशनल प्राइस। नोशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? करेक्ट, मतलब अज्यूम्ड। हाँ, करेक्ट। सो उसमें फर्स्ट लिखो स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब बाद में स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, फिर हमें देखना है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, एंड लास्ट इज रीयूज प्राइस मेथड। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सिर्फ फीफो, शायद कभी कभी लिफो एंड वेटेड एवरेज, तीन पे ही आएंगे। बाकी किस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो पहले तीन पार्ट्स लिख दो, फिर फोर्थ पार्ट में स्क्रॉल करता हूँ नीचे। लोगों ने पहले ही लिखा मेरे साथ। हुआ है मतलब। ओके ओके। किसी का बच्चा है तो बोलो। हाँ विश्वजीत। हाँ हाँ। हाँ नहीं, तुम तो नींद में हो ना, तुम स्क्रीनशॉट ले लो विश्वजीत, तुम्हें टाइम लगेगा थोड़ा लिखने में। हाँ, जो लोग नींद में स्क्रॉल करना है तो बोलो। हाँ सोए हुए हैं, क्योंकि स्पेशली मुझे पता है आज तो विश्वजीत, सलोनी, अरे वही भाई भाई का भी एक भी मैसेज नहीं आया, आकांक्षा भी नहीं आया अब तक। विश्वजीत सच में सीन में है ना विश्वजीत? अच्छा। हाँ बोल रहे हो ना, मतलब सच में नींद में हो वैसे? अच्छा। अच्छा, पुणे आ रहे हो क्या वापस? क्यों, लाइव ही? नहीं सोए बोल रहे। पूरा दिन। सलोनी तुमने पेन ड्राइव ऑर्डर किए? आई होप बाकी के किए ना? ओके। हाँ वो तो टाइम जाएगा अब। अच्छा हाँ, वो इमीडिएटली आते होंगे ना? हाँ। ओ अच्छा। हाँ वो कुरियर को आजकल थोड़ा और टाइम लगता है ना जनरली। डन ना? हाँ सबका डन। ओके, ठीक है। अब उसमें से एक एक मेथड के बारे में एक दो तीन पॉइंट्स लिखते हैं बस, एक्सेप्ट कि ये तीन मेथड्स के लिए थोड़े ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे हम, क्योंकि ये तीन हमें अप्लाई करने और अप्लाई भी होते हैं प्रैक्टिकली। तो पहले लिखो, फर्स्ट कौन सा था? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट बेस्ड मेथड या कॉस्ट प्राइस मेथड हेडिंग दो। उसमें फर्स्ट कौन सा था? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। देयर आर नो क्वेश्चंस ऑन दिस, सो
जस्ट देखते हैं मेथड क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकली इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड या स्पेसिफिक प्राइस मेथड बोलते हैं उसको। दिया हेडिंग सबने? ओके, आप ही बोलो मुझे कब अप्लाई हो सकता है। करेक्ट, मतलब there is some tag or identification mark, right? So can be applied when there is some tag or code or identification over goods। बट ठीक है, देखो टैग है या कोड है आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब ये यूज करना ही चाहिए ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे बोलो अगर वैसे भी हमारे रॉ मटेरियल की गुड्स, वैसे भी हमारे रॉ मटेरियल के आइटम्स लेट से इतना प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं होता है सपोज, तो फिर मुझे बोलो फिर तो फीफो या लिफो या एवरेज लिया तो भी चलेगा ना, इट डज नॉट मैटर। ये ज्यादा मैटर कब करेगा जब मटेरियल अलग अलग, मतलब प्राइस ही बहुत सारे चेंज होते हैं, सो दैट करेक्ट प्राइस आना इंपॉर्टेंट है, तो ये ज्यादा मैटर करेगा। तो लिखो especially useful, especially useful when material are generally purchased, materials are generally purchased for specific jobs or orders। especially useful when materials are generally purchased for specific jobs or orders, मतलब किसी specific job के लिए ऐसे अगर मटेरियल परचेज करते हैं तो ये ज्यादा स्पेसिफिकली यूजफुल होगा मेथड। कौन से टाइप के कंपनी में ज्यादा यूजफुल होगा फिर? सी कहने से देखो, क्यों ऑटोमोबाइल्स? हर मटेरियल अलग होता है, दैट इज करेक्ट अल्ताफ, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी मटेरियल इज डिफरेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक ही मटेरियल अलग अलग वे में प्रोडक्ट में यूज होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, राइट? क्योंकि अलग अलग मटेरियल तो उनको अलग अलग ही वैल्यू करेंगे ना वैसे भी, वी आर नॉट गोइंग टू कंबाइन डिफरेंट मटेरियल टुगेदर। देखो कहने से कि ये तब ज्यादा यूजफुल हो सकता है अगर एवरी टाइम आर एंड प्रोडक्ट इज डिफरेंट, मतलब जॉब कॉस्टिंग वाले इंडस्ट्री में। देखो टेल मी इज दैट करेक्ट? इंटीरियर डिजाइन, वेरी गुड। इंटीरियर डिजाइन में अगर हम कर रहे हैं तो एवरी टाइम द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, द जॉब इज गोइंग टू बी डिफरेंट, so there it will be very useful or very important to have correct cost, right? So लिखो suitable for, हाँ ऐसे से बीच में क्यों रैंडमली हुआ तुमने से? अच्छा, suitable for, या शायद आकांक्षा ने पहले यस बोल के रखा था, वो अभी सुना ही दिया उसके एरिया के वजह से स्पेसिफिक। नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, मतलब एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट। टेल मी
will our cost, मतलब देखो मटेरियल से कहां पे जाता है, प्रोडक्शन में, तो टेल मी हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट एंड हमारा बचा हुआ क्लोजिंग इन्वेंट्री, बची हुई क्लोजिंग इन्वेंट्री, will both of them be most accurate under this method? मोस्ट एक्यूरेट होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट होगा, इज दैट करेक्ट? तो लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री will be, cost of production and closing inventory will be or will give correct results. साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लगता है ना आकांक्षा, इसलिए मुझे अभी अभी सुनाई दिया हम लोग। देखो मेरे यहाँ पे एक भी बार इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं आया इंटर स्टार्ट होने के बाद। और एक लास्ट पॉइंट लिखो, मुझे बोलो अगर थाउजेंड्स ऑफ परचेसेस है तो इजी है क्या है मेथड अप्लाई करना? छोटे 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 प्रोडक्ट से तो नहीं है ना, क्योंकि क्या हर एक को स्कैन करते बैठेंगे क्या, इतना टाइम जाएगा, टाइम किसके पास है इतना, राइट? तो लिखो डिफिकल्ट टू अप्लाई, क्या लिख रहा हूं मैं, डिफिकल्ट टू अप्लाई when there are numerous purchases or issues. When there are numerous purchases or issues, then it is difficult to apply. Done everyone? सोने वाले लोग डन, विश्वजीत सलोनी, वैभवी डन, ओके फाइन, हो ओके डन फाइन। आकांक्षा तुम यस बोल के रखो सो दैट मुझे थोड़ी देर बाद सुनाई देगा कि हाँ वो आकांक्षा। सलोनी भी थोड़ा सा मराठी सीख गई है अब, क्योंकि फाउंडेशन के बैच में आके। हो डन, ओके फाइन। चलो सेकेंड मेथड देखते हैं अब, फीफो। अब इसके लिए 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सबका क्योंकि इंपॉर्टेंट है अब। फीफो मेथड, फीफो मतलब मेथड समझना तो इजी है, कुछ पॉइंट्स हमें इसमें देखने विच आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। देखो पहले समझना मतलब क्या, एक पॉइंट तो लिखो, होता क्या है वो तो लिख लो। क्या होता है फीफो, मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, करेक्ट? सो ऐसा बोल सकता हूं कि मैं, देखो कि अर्लीस्ट परचेसेस, अर्लीस्ट परचेस मतलब फर्स्ट इन हुआ था, आर इशूड फर्स्ट, आर इशूड फर्स्ट। अर्लीस्ट परचेस पहले इशू हो जाएंगे। दैट इज material is issued
in order in which it is received, in order in which it is received है वो। in order in which it is received। अब लिखो मत, कॉन्सेंट्रेट करो। कल का जो एग्जांपल था 100 यूनिट्स हमने परचेस किए थे 30 रुपीज पर यूनिट पे, देन 50 यूनिट्स हमने परचेस किए थे 35 रुपीज पर यूनिट पे। अब जब हम इशू करेंगे 30 यूनिट्स, तो अकॉर्डिंग टू फीफो हमने किसमें से करने चाहिए 30 यूनिट्स इशू? 100 में से। मतलब कितने प्राइस पे करने चाहिए 30 यूनिट्स? 30 पे, 35 पे? 30 पे। फर्स्ट इन जो है वो हम फर्स्ट आउट कर रहे हैं। मुझे बोलो कितना टोटल इशू हो जाएगा? टोटल, अरे वैल्यू वाइज 900। इतना तो मैथ से लेना देना रखना पड़ेगा अल्ताफ, अनफॉर्चुनेटली। एंड स्टॉक कितना बचेगा? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 70 into 30 and करेक्ट 50 at 35। टोटल बोल सकता है कोई मुझे? टोटल हाँ, नहीं दूसरा क्या, वापस बोलो। 1750, हाँ, एंड 3850, ठीक है। correct। अब देखो, ये जो इशू है ना, ये जा रहा है कहाँ पे जाएगा? हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट में जाएगा, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब इससे तो आगे फिनिश गुड्स बनेंगे, तो ये प्रोडक्शन की कॉस्ट में चला जाएगा। अब हमें प्रोडक्शन का कॉस्ट दिखेगा 900 रुपीज। मुझे बोलो, विल दिस प्रोडक्शन का कॉस्ट बी सिमिलर और नियर टू आर लेटेस्ट मार्केट प्राइस? लेटेस्ट मार्केट प्राइस से क्लोज रहेगा क्या वो प्रोडक्शन का कॉस्ट? या मुझे बोलो लेटेस्ट मार्केट प्राइस अलग ही रहेगा और प्रोडक्शन का कॉस्ट पहले का रहेगा? ओल्ड प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा, देखो। जो ये ओल्ड वाले वैल्यूज है ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएंगे, वेर एज जो रिसेंट वैल्यूज है वो कहाँ पे जा रहा है? सब स्टॉक में जा रहा है। करेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो अब क्या होगा इसके वजह से? देखो, कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। लेट से हमने प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह सब, मतलब ये मटेरियल लिया, लेबर भी लिया, ओवरहेड्स भी लिए, एंड टोटल कॉस्ट बना, कॉस्ट लिखा हमने, कॉस्ट शीट बोलते हैं उसको, कॉस्ट शीट बनाया हमने, उसमें हमने कॉस्ट देखा टोटल, फाइनल प्रोडक्ट बनाने का। एंड सपोज हमें लगा कि अच्छा हाँ इतना कॉस्ट है फाइनल प्रोडक्ट का, चलो वापस बनाते हैं वो प्रोडक्ट। तो मुझे बोलो, वापस बनाने गए हम वो प्रोडक्ट, तो अब रॉ मटेरियल 30 रुपए में मिलेगा क्या? नहीं, राइट। मतलब प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, एंड जो आज का, मतलब आज वो प्रोडक्शन करने गए वापस, तो जो कॉस्ट आने वाला, स्टॉक है ऑब्वियसली, अभी तो क्लोजिंग स्टॉक है, बट कैन आई से इफ वी वांट टू प्रोड्यूस इट अगेन, assuming if we don't have closing stock, या फिर even if we use that, can I say we'll either have to purchase it at 35 या फिर we'll have to use 35 rupees वाला मटेरियल? करेक्ट। मतलब if we want to use it again, if we want to produce something again, then can I say our production cost and current market value is going to, is there is possibility that it will be a lot different? समझ रहे क्या सबको ये? हम्म हम्म भाई, वही नहीं समझा या किसी और चीज को नो था वो?
यस ओके ठीक है। तो फिर माय क्वेश्चन इज कॉन्सेंट्रेट। लेट्स देयर आर टू सिचुएशंस। यहाँ पे हमारे प्राइसेस राइज हो रहे थे, राइजिंग प्राइसेस थे। लेट्स से अनदर सिचुएशन इज देयर आर फॉलिंग प्राइसेस। फॉलिंग प्राइसेस मतलब क्या कि 100 यूनिट्स लेट्स से हमने 35 पे ली है और 50 यूनिट्स लेट्स से हमने 30 पे लिए, तो फिर 30 यूनिट्स कितने पे इश्यू होंगे बोलो? 35 पे होंगे। ठीक है, कितना था वो? एंड क्लोजिंग स्टॉक भी बोलो। 70 एट 35। ओके एंड 1500 राइट। करेक्ट। व्हाट डू यू थिंक अंडर विच सिचुएशन प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगा? आ रहा है मतलब दिख रहा है प्रोडक्शन का। दूसरे सिचुएशन में प्रोडक्शन का कॉस्ट ज्यादा आ रहा है फॉलिंग प्राइसेस में। क्यों? क्योंकि प्राइसेस फॉल हो रहे हैं लेकिन हम तो पहले के ज्यादा प्राइसेस पे ही इशू कर रहे हैं। विच सिचुएशन डू यू थिंक इज बेटर, राइजिंग प्राइसेस या फॉलिंग प्राइसेस? बेटर बेटर मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूँ? फीफो मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से विच मेथड इज बेटर? हाँ एट द एंड दोनों यूज होने ही वाले हैं अल्ताफ, दैट इज करेक्ट, आई एग्री। बट कैन आई से जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट पे देखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को देखते हैं अल्ताफ, तो हम सब इन्वेंट्री वगैरह भी देखनी पड़नी चाहिए क्या हमें फिर टू एनालाइज? क्योंकि आप अगर प्रोडक्शन कॉस्ट पे देखा तो हमें लगेगा अच्छा 30 रुपए पे मिलता है, लेकिन एक्चुअली 30 में मिलता है क्या वो? नो राइट, 35 पे मिलता है। विच सिचुएशन डू यू थिंक इज प्रेफर, मतलब कौन से सिचुएशन में फीफो यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, राइजिंग प्राइसेस में या फॉलिंग प्राइसेस में? ओके अल्ताफ इज सेइंग राइजिंग। हाँ बोलो। स्टॉक लेटेस्ट पे स्टॉक तो हमेशा लेटेस्ट पे दिखेगा राइट? कहा है यहाँ पे 35 लेटेस्ट था तो दिख रहा है ना वो। स्टॉक लेटेस्ट पे दिखेगा, दैट इज एन एडवांटेज। बट आई एम आस्किंग प्रोडक्शन कॉस्ट पुराना दिख रहा है हमें, पुराना वाला, तो कौन से सिचुएशन में? नहीं बोलता हूँ क्यों आपको, पहले सोच, मतलब कुछ दिमाग में आ रहा है तो बोलो कि कौन से सिचुएशन में फीफो इज मोर सुटेबल। एक इसको वोट मिला है, बाकी लोगों के वोट्स। वैभवी राइजिंग, राइजिंग या फॉलिंग? काव्या राइजिंग, विश्वजीत राइजिंग। नहीं एक बात में नोट करो, रुको पहले। राइजिंग ओके। अरे बहुत दिन बाद आकांक्षा तुम्हारा नाम ऐसे लिखा मैंने फाउंडेशन के बाद। राइजिंग प्राइसेस। देन प्रगुन सो गया, प्रगुन तो सच में सो गया, प्रगुन का आवाज नहीं आया शुरू से। अरे है, सलोनी भी सो गई बीच में। सलोनी वैसे भी सोती है ना बीच। अरे फॉलिंग, ओह सो सॉरी सलोनी, एक सेकंड में लेट बोलना चाहिए था मैंने। ओके ठीक है, देखो फॉलिंग प्राइसेस में फीफो यूज करना इज बेटर, कॉन्सेंट्रेट वाई। अब यहाँ पे यहाँ पे टेल मी इफ यू एग्री विद दिस, आवर प्रोडक्शन कॉस्ट is understated, is it correct? अंडरस्टेटेड किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टेटेड? करंट सिचुएशन देखा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इज आवर प्रोडक्शन कॉस्ट अंडरस्टेटेड?
our production cost is understated with respect to current situation, current position. Is it correct? Does everyone agree? Fine. प्रोडक्शन कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड. अब यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं लेफ्ट साइड को लिख रहा हूँ नेक्स्ट वाला पॉइंट, मतलब नेक्स्ट वाला उसका सेंटेंस. प्रोडक्शन कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड तो उसके वजह से कि ऐसा होगा क्या, देखो कि if we were to make same goods by purchasing today, by purchasing raw material today, we will incur more cost या less cost? ठीक से सोचो और बोलो. मोर कॉस्ट, क्योंकि आज हमें 35 को मिलेगा, राइट. विल इनकर मोर कॉस्ट. अब देखो कॉस्ट ज्यादा दिखी. कौन सा डेटा? कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड, मतलब प्रॉफिट क्या दिखेगा? ज्यादा है. ज्यादा दिखेगा प्रॉफिट. कॉस्ट अंडरस्टेटेड हुई मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा. प्रॉफिट ज्यादा दिखना might be good for the company, but is this financial profit we are talking about? No, we are talking about costing profit. ये किसी को जाके दिखाना है क्या हमें? No, वो प्रॉफिट ज्यादा ही आना चाहिए ऐसा कुछ है क्या? नहीं. इनफैक्ट हमें एक्यूरेट पिक्चर चाहिए, वेदर इवन इफ इट इज बैड स्टिल इट इज ओके, हमें एक्यूरेट पिक्चर मिलना चाहिए, राइट. तो कैन आई से ये होना इज नॉट गुड, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट अंडरस्टेट हो रहा है, इसके से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मुझे बोलो करंट प्राइसेस पे उतना प्रॉफिट मिलेगा क्या हमें? नो. इसीलिए कहने से राइजिंग प्राइसेस में फीफो यूज करना माइट बी अंडरस्टेटिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसके वजह से हमारे एस्टिमेट्स गलत हो सकते हैं नेक्स्ट पीरियड के. डज एवरीवन एग्री? क्लियर? अब ये लिख लो. और फॉलिंग प्राइस में ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट लिखना है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज ओवरस्टेटेड एंड इफ वी वर टू मेक सेम गुड्स बाय परचेसिंग रॉ मटेरियल टुडे विल इनकर लेस कॉस्ट. अब मुझे बोलो कहने से लेस कॉस्ट हो रहा है तो ठीक है ना, फिर डज इट मैटर? कम कॉस्ट लग रहा है तो मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें लगेगा कि कितने पे कितना मटेरियल कॉस्ट आएगा 35, लेकिन एक्चुअली कितना आएगा आप आजकल किया करने के वापस तो 30 आएगा. मुझे बोलो कैन आई से फ्रॉम कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू दैट बी बेटर फॉर अस, कि हमने 35 लेके प्लान किया और 30 ही आया. कैन आई से इज दैट बेटर फॉर अस? whereas उल्टा होना इज नॉट गुड, कि 30 लेके प्लान किया और 35 कॉस्ट आया. कितने लोगों को 100% क्लियर है? यस. विथ रिस्पेक्ट टू करंट पोजीशन. अच्छा वो मैथ्स वाला इसलिए तुम्हें याद नहीं आएगा ना अल्ताफ को. WRT विथ रिस्पेक्ट टू हम लिखते थे सब कुछ डेरिवेटिव में. अकाउंट्स का तो याद हो गया तुम्हें सब. ठीक है. अब क्या ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है? काव्या, विश्वजीत, वैभवी हैज टोल्ड मी. नहीं नहीं तुमने बोला, ऐसा बोला मैंने. बाकी लोग 100% क्लियर नहीं है. ओके वापस करता हूँ एक्सप्लेन, एक बार नोट कर लो पहले. वापस करता हूँ एक बार एक्सप्लेन. आकांक्षा अगेन तुम्हारा माइक ऑन हुआ था लेकिन तुम्हारा आवाज नहीं आया, मुझे कुछ तो बोला तुमने शायद. नेक्स्ट. ठीक है अब क्या करें. ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इसका ऑपोजिट आइडियली आप नीचे लिख लो फॉलिंग प्राइसेस में, कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज ओवरस्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू करंट पोजीशन and if we were to make same goods by purchasing raw material today will incur less cost. so लिखो फिर करता हूँ एक्सप्लेन वापस एक बार.
अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का रोल क्या है? अब मुझे बोलो, क्लोजिंग स्टॉक कहने से करंट मतलब रिलेटिवली करंट प्राइसेस पे दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक इस मेथड में, करेक्ट ना? दोनों नहीं, दोनों मेथड में करंट प्राइसेस पे ही दिख रहा है ना। यहाँ पे ये करंट प्राइस है, वैसे यहाँ पे ये करंट प्राइस है। देखो दोनों सिचुएशंस में फीफो मेथड के अंडर क्लोजिंग स्टॉक करंट प्राइसेस पे ही दिखेगा। हम्म इसको एक समराइज करते हैं। सब लोग अगर लिख रहे हो तो एक मिनट पॉज करो और देखो। काव्य अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये सेंटेंस है, टेल मी इट बिकम्स क्लियर नाउ। कॉन्सेंट्रेट एवरीवन कि इन फीफो, लिखो मत, पहले देखो, कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ ये सेंटेंस पे। इन फीफो, सिंस earlier receipts are issued first, since earlier receipts are issued first, production cost will be relatively older. यहां तक इज दिस करेक्ट काव्या? क्योंकि जो अभी रिसीट्स आए थे पिछले 3-4 दिन में, वो प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि फर्स्ट इन से तो पहले यूनिट्स हमने डाले होंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में, राइट? फाइन। तो देखो, ड्यू टू दिस प्रोडक्शन कॉस्ट won't match with current prices. Is this correct? Fine. तो अब देखो, if prices have increased, raw material के prices have increased, तो प्रॉब्लम क्या होगा? देखो अब हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम दिखेगा, वेरस करंट कॉस्ट ज्यादा होगा, करेक्ट? तो फिर कहने से देयरफॉर इफ वी मेड आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, डिसीजन मतलब क्या? मे बी नेक्स्ट ईयर में कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, इसको सपोज हमने काव्या प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड किया, तो फिर मुझे बोलो, कहने से वो डिसीजन, वो एस्टिमेशन एंड एक्चुअल फिगर्स मैच नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमने हमारे डिसीजंस या एस्टिमेशंस, बोलता हूं एस्टिमेशंस नेक्स्ट पीरियड के, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे किए, वही करेंगे क्योंकि हमारे पास वही होगा सामने, प्रोडक्शन का कॉस्ट इतना आया इस साल में, उसके बेसिस पे हमने ऐसा निकाला कि ओके, सो नेक्स्ट ईयर में हम इतना इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मुझे बोलो नेक्स्ट ईयर में कहने से तब तक प्राइस बढ़ा होगा रॉ मटेरियल का, तो एक्चुअली उतना कर पाएंगे क्या उतने पैसों में? हम नहीं, कम कर पाएंगे प्रोड्यूस, राइट? या फिर हमें पैसे ज्यादा लगेंगे फिर, मतलब कहने से हमारे एस्टिमेशंस गलत हो जाएंगे कुछ तो। सो इफ वी मेड आवर एस्टिमेशंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, देन देखो, इन कमिंग पीरियड will incur more cost than our estimations. Is it correct? This is not good, right? Whereas अगर prices decrease हो रहे हैं, concentrate, अगर prices decrease हो रहे हैं, if prices have decreased, तो फिर ऐसा दिखेगा क्या कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो पुराना होगा वो ज्यादा इस पे दिखेगा, whereas करंट कॉस्ट कम होगा। अग्रीड? तो फिर अब ये सेंटेंस में ऐसे बोल सकता हूं क्या कि इफ वी मेड एस्टिमेशंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, then in coming period will actually incur less cost only, right? Can I say that is okay? मतलब एस्टिमेशन से कम कॉस्ट आए तो कभी भी अच्छा है ना, एस्टिमेशन से ज्यादा कॉस्ट आए तो नॉट गुड, राइट? अब मैं सिर्फ काव्या को बोला था क्योंकि उसने डाउट पूछा, लेकिन सबको क्लियर है क्या है मैंने जो बोला अभी पिछले 2 मिनट में? हाँ, अकेला ही बोल रहा हूँ ऐसा नहीं हो रहा था ना? नहीं, लिखो फिर, ऊपर का नहीं लिखा है ना आपने, पहले वो लिख लो। हम्म
प्रगुन क्लियर है क्या तुम्हें? साइलेंट हो तुम आज। ओके। अल्ताफ क्लियर? लिखो। लेट मी नो, स्क्रॉल डाउन करना होगा तब। शुड आई स्क्रॉल डाउन? किसी को वेट करना है तो बोलो फिर। हाँ लिखो ठीक है। यस हाँ। काव्या डन? ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि थियरी क्वेश्चन वगैरह आया तो उसमें राइजिंग फॉलिंग प्राइस का आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक्चुअली मेन हमने लिखा ही नहीं सेंटेंस। मुझे बोलो कहाँ पे सूटेबल है फिर ये, राइजिंग में या फॉलिंग में? राइजिंग के केस में सूटेबल है या फॉलिंग के केस में सूटेबल है? नीचे वाला केस मतलब फॉलिंग वाला केस, करेक्ट। फॉलिंग वाला केस। तो एक लिख सकते हो कि therefore this method is more suitable in case of falling prices. Therefore this method is more suitable in case of falling prices. ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या देखो, फॉलिंग प्राइस है तो फीफो किया, राइजिंग है तो दूसरा कुछ किया, ऐसा करना एक्चुअली फिर सही होगा क्या? नहीं, राइट। बट अगेन दिस इज कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, तो जो करना है कर सकते हैं वैसे देखा तो, बिकॉज दीज आर फॉर इंटरनल पर्पसेस, नॉट टू शो एनीवन। ऐसा भी कर सकते हैं कि फीफो से भी करके रख सकते हैं, लिफो और वेटेड एवरेज से भी करके रखेंगे, so that एनालिसिस के लिए it might become easier for us. So these are costing records. जब किसी को रिपोर्ट करना है तो ऑब्वियसली हम प्रॉपर मेथड यूज करके ही करेंगे, बट हमारे इंटरनल पर्पस के लिए तो वी कैन डू वॉट एवर वी वांट। डन। बाकी सोने वाले लोग डन? डन। ओके। अच्छा हो लगा तुमने। आज का नहीं, योगिनी नहीं है आज। ओके डन। ओके चलो स्क्रॉल डाउन करता हूँ, किसी को रुकना है तो बोलो। तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अब। ये राइजिंग फॉलिंग का लिखा सिर्फ। अब कुछ ऐसे एडवांटेज डिसएडवांटेज ऊपर कैसे लिस्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे कैसे किए थे ना हमने ये, वैसे लेट्स लिस्ट सम पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स एक एक करके। कैन आई से ये मेथड देखो सिंपल टू ऑपरेट होगा।
क्योंकि देखो हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें पहले जो मटेरियल आया उसमें से ही उठा के देना है फिजिकली। फिजिकली इट माइट बी एनीथिंग, हमें रिकॉर्ड सिर्फ उस पे करना है। समझ रहे हैं क्या आप लोगों को कि इट इज नॉट लाइक हम वहां पे जाके देखेंगे स्टॉक में कि अच्छा ये पहले आया था तो ये यूनिट उठा के देते हैं। ऐसा नहीं है फीफो में। फीफो में यूनिट्स कौन सी भी आएंगे, कहने से वी आर अज्यूमिंग कि पहले वाले यूनिट जा रहा है। करेक्ट। हम्म। क्योंकि वैसे होता तो फिर स्पेसिफिक प्राइस मेथड ही बोलते ना उसको, आइडेंटिफिकेशन वाला। तो सिंपल टू ऑपरेट है, क्योंकि वैसे भी हमें अज्यूम करना है जो पहले आया था वो जा रहा है, तो क्या करना है फिर उसमें, काम ही नहीं ज्यादा कुछ, एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब उनके लिए जो चला रहा है वो सिस्टम। हाँ। एक एडवांटेज होगा देखो, क्लोजिंग स्टॉक विल रिफ्लेक्ट करंट प्राइसेस। करेक्ट। रीसेंट या करंट प्राइस दिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। गुड। एंड सुटेबल इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है देखो, मे बी अनसुटेबल in case of large fluctuations। is it correct? बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे मटेरियल के प्राइसेस, तो कहने से ये नहीं सुटेबल होगा इतना फिर, राइट ना। फिर आइडियली हमें उसका एवरेज आउट करना चाहिए, तो एवरेज मेथड यूज करना चाहिए, बट ये तो इतना सुटेबल नहीं होगा फिर। मे बी अनसुटेबल फॉर लार्ज फ्लक्चुएशंस। डन सबका। एंड और एक लास्ट, देखो ऐसा हो सकता है, या पहले फिर लिखो, अ सिमिलर जॉब can show different material cost due to this, can show different material cost since uh, it is not done on actual basis। मतलब क्या, हम तो अज्यूम कर रहे जो पहले आया वो गया, तो हम ऐसा नहीं देख रहे कि ये टाइप का जॉब है तो इतना कॉस्ट ऐसे जाना चाहिए, ये टाइप का जॉब है तो ऐसे जाना चाहिए। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डायरेक्टली चार्जिंग कॉस्ट, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे आ रहा है वैसे चार्ज कर रहे हैं। तो कहने से सेम टाइप के जॉब अगर एक इन द मंथ ऑफ मार्च एक जॉब देखा, तो वही जॉब जब एक 3-4 मंथ बाद होगा, उसके 3-4 मंथ बाद होगा, कहने से बहुत फ्लक्चुएशन दिख सकता है उनमें। समझा? नोट दिस। बहुत कुछ लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी था। डन। गुड। मॉड्यूल को रेफर हम थियरी के वक्त करेंगे अल्ताफ सिर्फ। मॉड्यूल के क्वेश्चंस वैसे भी यहाँ पे हैं, आइदर क्वेश्चन बैंक में या एडिशनल क्वेश्चन बैंक में या टेस्ट। इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे, इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे नहीं, इंस्टीट्यूट के साइट पे क्या क्या मटेरियल अवेलेबल होता है, डज एनीवन नो, जहाँ से हम क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं? अरे लेट्स सी, और किसको याद। हाँ, क्या बोला तुमने, और प्रगुन तुमने भी कुछ बोला वापस। क्वेश्चन पेपर्स, हाँ।
हाँ मतलब वो कॉस्टिंग में नहीं है, हाँ एमसीक्यूज विद एडिशनल एमसीक्यूज होते हैं, करेक्ट करेक्ट। हाँ अब देखो ये ना न्यू सिलेबस के, ओल्ड सिलेबस के, न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड, स्पेशली फॉर कॉस्टिंग दिस इज रिलेवेंट, क्योंकि न्यू एंड ओल्ड सिलेबस इज नॉट एट ऑल डिफरेंट एक्सेप्ट फॉर वन चैप्टर। नॉट ओनली दिस, इतना ही पता है सबको, मैथ्स को ऐसा कुछ होता नहीं था ना। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके देखा तो कभी मतलब थोड़े से है, बट उसमें एक दो क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चंस थे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। हाँ करेक्ट, हाँ एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, आई डोंट नो व्हाई होते हैं, ठीक है। देयर इज स्टडी मटेरियल मेन, देन देयर इज ओल्ड सिलेबस में देयर वाज समथिंग कॉल्ड अ स्टडी मटेरियल व्हिच वाज डिफरेंट एंड प्रैक्टिस मैनुअल व्हिच वाज डिफरेंट। करेक्ट, प्रैक्टिस मैनुअल बोलते थे उसको। फिर ये क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड सिलेबस के दे आर अवेलेबल फ्रॉम 2014 टू 2020, न्यू सिलेबस के 2018 टू 2020, आरटीपीस भी, आरटीपीस तो ओल्ड सिलेबस के 2010 से अवेलेबल है, न्यू सिलेबस के 2018 से अवेलेबल है। देयर इज अ कंपाइलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट which contains all questions from 2004 to 2014। तो इतनी सारी चीजें इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, देयर आर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस on every chapter। No, in costing, do you think there will be changes? No, right? Costing is going to be principally same anyway। तो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन है, इसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं करते, मतलब तो ऐसा नहीं करना है आपने। अब हमारा तो क्वेश्चन बैंक एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट में ये सब वैसे भी कवर हो जाएगा, तो ठीक है। डन, कैन वी गो टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मतलब पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं, क्योंकि थियरी लिख के वैसे भी आप में से आधे लोगों को आज नींद आ रही है और नींद आ जाएगी शायद। किसके बारे में इतना नहीं ऐसे बोल रहे थे भाई तुम? सो फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो यू शुड रेफर ऑल दिस। हाँ एक दो, हाँ इसमें एक दो क्वेश्चन है। हीना मैम का क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली आल्सो कंटेन्स एवरीथिंग, सो अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी ट्राई टू रेफर दिस। टैक्स के लिए नॉट मच यूजफुल, लॉ के लिए नॉट मच यूजफुल, बट स्टिल जब ग्रुप 2 में जाओगे देखोगे, कीप दिस इन माइंड। चलो लेट्स कम। हाँ वही तो, टैक्स के लिए तो रिलेवेंट ही नहीं है सब। नहीं नहीं, वो ओल्ड सिलेबस में गए तो ही दिखेंगे तुम्हें, न्यू सिलेबस में नहीं होगा। एंड वो मतलब तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे इसमें तो इंक्लूडेड हो गए वैसे भी, क्वेश्चन बैंक। हाँ चलो 33, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर फॉर द फॉलोइंग रिसीट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल एक्स। फर्स्ट फर्स्ट को उन्होंने परचेस किया 100 यूनिट्स एट 1 पर यूनिट, 10th को उन्होंने परचेस किया 100 यूनिट्स एट 2 रुपीज पर यूनिट, 15th को उन्होंने इशू किए 60 यूनिट जॉब नंबर 1 को, वहां पे रेट क्यों नहीं दिया उन्होंने? हाँ क्योंकि वही तो हमें निकालना है ना, हमें क्या काम है अदरवाइज, राइट। और 20th को भी इशू कर दिए 60 यूनिट्स, उसका भी रेट नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फीफो, इतना ही देखना है हमें भी। फॉर स्टोर्स लेजर प्रिपेयरिंग प्रॉपर फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको मतलब कैसे होगा, मिक्स हो जाएंगे एक कॉलम्स एक आपस में, तो आप ही कंफ्यूज हो जाएगा और रॉन्ग आंसर्स आएंगे।
तो कॉलम्स क्या करने पहले केयरफुली देखो, फिर ही प्रिपेयर करो, कॉन्सेंट्रेट। पहले तो वी विल नीड अ डेट कॉलम, देन विल नीड अ पर्टिकुलर्स कॉलम, बट ये दोनों हमें छोटे करने पड़ेंगे बहुत, पर्टिकुलर्स कॉलम भी छोटा ही करना पड़ेगा एकदम, मुझे तो स्पेशली छोटा क्योंकि ऑलरेडी जगह कम है मेरे यहाँ पे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट, विल राइट रिसीट्स, रिसीट्स में विल राइट रिसीट्स की क्वांटिटी, रिसीट्स का रेट, रिसीट्स की वैल्यू। ये आपने किया होगा ना पहले, लॉजिकली कौन सा कॉलम बड़ा करोगे उसमें से ड्रॉ करते वक्त? हाँ, वैल्यू कॉलम बड़ा करो उसमें से, अदरवाइज बाद में इसे वर्टिकल लिखना पड़ेगा आपको उस कॉलम में, कैसे भी लिखोगे अदरवाइज बाद में। रिसीट्स, उसके बाद क्या बनाते हैं फिर, जिनको याद है बोलो? इश्यूज, करेक्ट, जो इश्यूज किए वो लिखेंगे, सेम क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, एंड उसके बाद उसका बैलेंस कि कितना बचा, बैलेंस क्वांटिटी, बैलेंस का रेट, बैलेंस की वैल्यू। चलो ड्रॉ द फॉर्मेट, देन लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। नहीं, 2 पेजेस मत लो, 1 पेज पे ही करो। नेवर टेक 2 पेजेस इन एग्जाम, 1 पेज पे बिठाओ। अगर बहुत ही तुम्हें मतलब करके तो देखो, अगर प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ही तो फिर बाद में देखते हैं किसी को, मेरा जैसा जिनका छोटा हैंडराइटिंग उनको नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ड्रॉ करने ही पड़ेंगे लाइंस, बाकी जगह पे डोंट ड्रॉ, मतलब टेबल्स जनरली होते तो यहाँ पे करने ही पड़ेंगे, खुद को ही। अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे यहाँ तक गया, ऐसा हो सकता है। एक साथ करते हैं यहाँ तक, मतलब ड्रॉ करके होने के बाद बोलो सबका, फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स सॉल्व टुगेदर। डन, ओके। हाँ ठीक है, जाए तो मंथ भी कहाँ पे दिया है इन्होंने? यहाँ पे डेट तो देना ही पड़ेगा, बट क्या मंथ और ये नहीं दिया उन्होंने, छोड़ दो। लेट्स अज्यूम कि वो है 1 मार्च 2020, ठीक है। ये से ले सकते हो तुम। 2020 नहीं है, अच्छा 2021 चल रहा है ना अभी, पिछले साल में वो शायद में हुआ क्या सबका ड्रॉ करके? हाँ, वो 1 साल ऐसे ही गया ना। 13th March was last day of live batch। हम्म, चलो फर्स्ट फर्स्ट को क्या हुआ है बोलो? परचेस है, राइट? तो लिखते हैं फर्स्ट को परचेस, रिसीट्स कॉलम में लिखेंगे 100 यूनिट्स, करेक्ट, एट 1 रुपी पर यूनिट, 100, 100। देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस, सो लिख देंगे डायरेक्टली 100, 1। आइडियली आपके नोटबुक में यू शुड ऑल्सो ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। क्योंकि क्यों बोलता हूँ, अभी तो ठीक है 4 ही ट्रांजैक्शन है, जब बहुत ज्यादा थे तो आपको ही कंफ्यूजन होने लगेगा, अदरवाइज फीफो में, स्पेशली फीफो में, वेटेड एवरेज में नहीं ड्रॉ करना, फीफो में और लीफो में करना पड़ेगा। हाँ, मुझे स्टोर्स लेजर में कभी प्रॉब्लम नहीं आता, पता है, क्योंकि वैसे भी इनाम से सीख के आते हो आप, तो स्टोर्स लेजर में मतलब कभी प्रॉब्लम नहीं आता है मुझे सिखाते वक्त, तो
हाँ, कितने 100 यूनिट्स है, 2 है, करेक्ट। लेट्स सी कितने लोग बता सकते हैं कि बैलेंस कैसे लिखना है अब। करेक्ट, फीफो, फीफो सीक्वेंस ही बैलेंस लिखना है। जो फर्स्ट इन था उसको फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड लाइन पे जो सेकेंड इन था उसको लिखेंगे, विल नॉट कंबाइन देम। क्या क्या? हाँ करेक्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं समझता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पे एंड किया है। अरे कॉल नहीं, कैंसल, उसको वो नंबर डिटेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट 15th, 15th को इशू टू जॉब 1। अब कॉन्सेंट्रेट 100%। 60 यूनिट्स इशू किए, इश्यूज में लिखेंगे 60। जो फर्स्ट इन था उसको फर्स्ट आउट करना है, तो किस में से डालेंगे उसका, 1 रुपी या 2 रुपीज? तो बैलेंस में भी उससे ही कम करना है। 100 का कितना हो जाएगा? 40 at 1 and 100 at 2, करेक्ट। लास्ट वाला खुद से करो। 20th को भी 60 यूनिट्स इशूड है जॉब 2 को, बोलो कहाँ गया? हाँ सर, मतलब यही डाउट था कि मतलब कि सपोज 60 है एंड अभी पहले में से 40 बचे हैं, हाँ तो करेक्ट, मतलब दूसरे में से लेंगे, है ना? करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, प्राइस कैसे है मतलब हाँ बदलेंगे? ओके, तुम ही बोलो हाँ कहाँ गया मुझे। 41 40 22 40। करेक्ट, देखो यस अब सर। 60 यूनिट्स इशू किए हैं, लेकिन काव्या फर्स्ट इन मतलब ये 40 आएंगे, 40 अवेलेबल है, 40 करने पड़ेंगे। एट व्हाट रेट? 1। 1। तो मुझे बोलो, कहने से बचे हुए 20 वो 2 रुपीज वाले में से लेने पड़ेंगे। करेक्ट काव्या, समझा ना? हाँ मतलब वो 20 का कैसे लेंगे? हाँ क्योंकि 60 टोटल होना चाहिए ना। हाँ सर। बैलेंस इसी लाइन पे लिखो, फिर ये ब्लैंक छोड़ो ऊपर की लाइन। 80 एट 2 रुपीज 160। सर हेडिंग क्या डालेंगे इसमें, कुछ अलग डालते हैं? नहीं, स्टोर्स लेजर Calculation of inventory ब्रैकेट में under FIFO method. हाँ नहीं, यहाँ पे इतना ही लिखा तो भी चलेगा, स्टोर्स लेजर ब्रैकेट में फीफो मेथड। स्टोर्स लेजर फीफो मेथड, बस ठीक है। Done, sir. डन, ओके गुड, Done, sir. ओके। You should always take total of values in receipts column and quantity. receipts column के वैल्यू, क्वांटिटी एंड वैल्यूज के टोटल लेनी चाहिए। इश्यूज कॉलम के क्वांटिटी एंड वैल्यूज के टोटल लेनी चाहिए हमेशा, बैलेंस कॉलम के नहीं। हाँ, कितने आएगा? 200, 300, 120 एंड 140। एंड टोटल लिखा सबने? एंड यू शुड ऑल्सो डू दिस एट द एंड एवरी टाइम, कॉन्सेंट्रेट। नहीं नहीं, लाइन हटाना नहीं। हाँ देखो, आइदर लिख के करो या मन में कैलकुलेटर पे करो, बट यू शुड ऑलवेज चेक कि ऐसा मत लिखो। पहले देखो, हमें पता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस शुड मैच विथ कंजम्पशन एंड क्लोजिंग स्टॉक, राइट? मतलब आइडियली आपने ओपनिंग स्टॉक लिया प्लस परचेसेस किए माइनस कंजम्पशन मतलब इश्यूज किए,
तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए। मुझे बोलो हमारे केस में अभी ओपनिंग स्टॉक था क्या कुछ? नो, जीरो। परचेसेस में मतलब रिसीट्स कॉलम का टोटल कितना था वैल्यू का? 300। इश्यूज वर 160, सॉरी 140। करेक्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक 160 मैच हो रहा है क्या? यू शुड ऑलवेज चेक दिस, इधर लिखो क्लियरली या फिर कैलकुलेटर पे करो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगे तो ये गलत आ सकता है, इसलिए। डन। डन, ओके गुड। नहीं नहीं, ऐसे ही लिखा है मैंने, ऐसे टाइम पास के लिए। लिखना है लिखो। डन, ओके गुड। अच्छा नहीं, पहले का डन था वो। डन, ओके गुड। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट, लीफो मेथड। अब मुझे तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा कि मैं इसको ही एडिट कर सकता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। मेरे पास तो एडिट का ऑप्शन है, लीफो मेथड। हाउ कैन आई चेंज द फर्स्ट सेंटेंस, बोलो। अर्लीस्ट परचेज आर इशूड फर्स्ट, नहीं क्या होगा अब, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब? हाँ, क्या क्या वापस बोलो। करेक्ट, लेटेस्ट परचेसेस आर इशूड फर्स्ट, दैट इज। हाँ। चलेगा वैसे भी लिखा तो, अर्लीस्ट परचेसेस आर इशूड लास्ट। वैसे भी बोल सकते हो। दैट इज मटेरियल इशूड इन opposite of the order in which it is received. Opposite of the order in which it is received. अब ये सब लिखो मत वापस, बट आप ही लॉजिकली बोलो अब, कहने से फिर ये राइजिंग प्राइसेस में सुटेबल होगा? Yes, sir. ये एग्जैक्टली उल्टा आएगा ना सर। करेक्ट, तो नीचे का लिखो डायरेक्टली। ये भी इतना डिटेल नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ इतना एक सेंटेंस लिख सकते हो आप कि लीफो will be suitable in rising prices. LIFO will be suitable in rising prices since then production cost won't be understated. करेक्ट है ना, बोलो समझ रहा है सबको? Yes, sir. हम्म। Done, sir. डन। हाँ बोलो। Correct, very good. In fact, can I change this statement and can I say closing stock will reflect current price? नहीं, अब can I say production cost will reflect current prices? Right. देखो, ये फर्स्ट पॉइंट लिखा नहीं लिखा कुछ भी, सेकंड लिखना पड़ेगा
कि क्लोजिंग स्टॉक के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट विद रिफ्लेक्ट करंट प्राइसेस, सुटेबल इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस अभी लिखा। कहने से ये पॉइंट सेम होगा, देखो ये वाला, ये may be unsuitable in case of large fluctuations. Is that correct for LIFO also? Yes. So, And is this also correct for LIFO, बोलो last वाला? how much is the coming the क्योंकि यहाँ पे भी we are not doing on actual basis. यहाँ पे we are assuming कि जो last आया वो गया, right? So हाँ, तो दिखाना स्टार्टिंग से आपने कैंसिल इसलिए मैं जरा कुछ कर रहा starting से क्या क्या दिखाऊं? स्टार्टिंग से आपने क्या क्या एडिट किया है? नहीं, ये एक सेंटेंस ऐड किया सर, LIFO will be suitable. अच्छा नहीं, यहाँ से बोल रहे हो? हाँ मैं जरा कुछ कर रहा था, वापस फास्ट। मेरे भाई को कॉल आ गया था ना। For the which और नीचे नीचे Rising prices. Then production cost won't be understated. Okay. Yes, लिखना है, मतलब जो लिखना है वो लिखो उसमें से, आपको समझना चाहिए बस बाद में पढ़ते हुए, नथिंग एल्स। Reflect current का हो गया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया ना? Okay. इधर देता हूँ rest is fine as before method. बहुत अच्छा था लिखने का। शॉर्ट में लिखो, कैसे भी लिखो, जस्ट राइट इन योर ओन। Done, sir. डन Done, sir. वी, हाँ। कैन यू प्रोसीड? सबका डन हुआ, किसी को रुकना है? हाँ, ओके। देन कम बैक टू द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पे आओ वापस। $33. Take 10 minutes, solve by LIFO, then we'll check. मैं स्क्रीन ऑफ करके मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो क्वेश्चन का। क्या, सॉरी क्या? 18:1 आएगा, करेक्ट है। हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन कि पहला, क्योंकि हमेशा मतलब ऐसा हो सकता है ना परचेस एंड बीच में इशू, इसलिए यहाँ पे करेक्ट है, बट तुम्हारा 18:1 आएगा बैलेंस। और स्क्रीनशॉट लिया सबने? कैन आई टर्न ऑफ कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं तो इसको एडिट करने वाला हूँ। काश एग्जाम में भी ऐसा होता। अब सब अब बहुत ही ज्यादा हो गया ना। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर देखता हूँ इसमें। हुआ क्या, मेरा हो गया?
एग्जाम ही नहीं होता, हाँ वो तो सबसे ही बेस्ट होता ना फिर। एग्जाम में एक्सेल वगैरह अलाउड होना चाहिए था एटलीस्ट। हाँ धीरे धीरे होगा कभी ना कभी, डेफिनेटली होना चाहिए। हम्म। खुद को हाइड कर सकता। लेट मी नो व्हेन डन। डन। नंबर्स कैसे भी लिख रहे हो ना। डन, एवरीवन डन। हाँ करो करो। मुझे तो वही लग रहा है, इतने जल्दी कैसे हो गए, ऐसा लग रहा है मुझे उल्टा। कैसे भी किया इसलिए। अच्छा अच्छा। ओह। विश्वविद्यान प्रगुण तुम्हें फोटो भेजने को बोलूं क्या? अरे हाँ क्या। ओह, अच्छा प्रेजेंट किया, मतलब गुड गुड, ठीक है। अच्छा। स्किल, स्किल है उसके पास, स्किल। बाकी काव्या, सलोनी, आकांक्षा, वैभवी, टेल मी इफ यू डन। हम्म। हाँ हाँ, नहीं क्योंकि मैंने वो सब चेंज करना भूल गया ना मैं। हाँ एक्चुअली नया ही बनाना चाहिए था आइडियली, फिर ऐसे होता है चेंज करने गए तो। डन, ओके गुड। काव्या तुम्हारा भी डन। फाइन, गुड। सो अगेन ये टेबल आपने बनाना ही चाहिए, आइदर वहां पे या फिर कैलकुलेटर पे तो करके दिखना ही चाहिए हमेशा। मेक इट अ हैबिट, क्योंकि वो एक लेजर अकाउंट ही है, सिर्फ अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा है, तो डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है ना, वो दिखना चाहिए अपना आइडियली। अरे मैं दिख ही नहीं रहा ना आपका अभी तक, ठीक है। तो एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट, एनीवन? ओके, if not, for today we'll stop here because average methods are different. Tomorrow we'll see weighted average method. अरे हाँ होमवर्क क्वेश्चन है ना, कल ही चेक करते हैं, ठीक है 32। हाँ लेट्स चेक टुमारो। तो मिलते हैं फिर कल, ओके। चलो बाय दिव्या। क्या क्या? 7 बजे, यस यस 7 बजे। चलो बाय। यस बाय।